हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, अच्छा ही रहना है भाई, कोई और आपके पास ऑप्शन है नहीं। बट हाँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर के आपको है ना, एक होता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर वो क्या क्या पिलर्स होंगे या वो क्या क्या स्टेप्स होंगे जिन पे चल करके हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो स्लाइड है, इसमें बहुत कुछ देखिए आपको मैसेज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है मोटिवेशन, बट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ मोटिवेशन का देखिए प्रोसेस क्या है। जस्ट ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप अपना जो गोल है, सबसे पहले जो अपना गोल है उसको पहले आप कर ले निर्धारित कि आपका गोल क्या होना चाहिए। देखिए आप इस बात को मान करके रखिए कि जब तक आप गोल नहीं लेते हैं अपनी लाइफ में तब तक आप क्या रहते हैं, आप रहते हैं कंफ्यूज्ड। और यही कंफ्यूजन आपको बहुत सोचने पे मजबूर करता है, क्या सही क्या गलत। अरे इतना क्यों सोचते हो भाई, इतना सोचना ही क्यों है? आपको पता है कि सर ये रहा मेरा एम, ये रहा मेरा गोल, मुझे यहीं जाना है। तो आप ना लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे, आप सीधा देखेंगे। और जब आप फोकस करते हैं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जब आप फोकस करते हैं तो काम बहुत ही आपका आसान हो जाता है। ठीक है, जब गोल्स आपका बहुत सेट रहता है ना, जब बहुत आपका सपोज गोल इज वेरी फर्म है ना, योर गोल इज वेरी क्लियर, तो आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पॉजिटिव होता है ना, इंथुजियास्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। क्यों? देखो भाई, आपको पता है कि सर एटीट्यूड जो है ना वो एक ऐसा चीज़ है जो आपको क्या ही नहीं करवा सकता है। मैं अच्छे पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली बात करेंगे तो ऑप्टिमिस्टिकली एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। और उसके बाद क्या है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी देखो बीच में आते हैं जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होंगे। क्यों? आपका गोल डिसाइडेड है, एटीट्यूड डिसाइडेड है। तो अब उस केस में आप देखेंगे कि आपका जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो बिल्कुल आपके गोल की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं। जो आपके जो आइडियाज़ आएंगे वो आपके गोल को मद्देनज़र रखते हुए आपका दिमाग आपको देगा आइडियाज़। और क्योंकि आप पॉजिटिव हो चुके हैं तो पॉजिटिव आइडियाज़ आना बिल्कुल जायज़ सी बात है। और फिर आपका क्या देखिए बढ़ता है, परफॉर्मेंस। देख रहे हैं 100% टिक है, परफॉर्मेंस आपका एलिवेट होता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ये एक्सीलरेटर है आपके प्रोसेस का, ये आपको हमेशा एक बूम देगा, है ना, दिमाग पे आपके किक देगा। हाँ जी, ये टारगेट था, ये गोल था, मैंने परफॉर्म किया, आई डिड वेल। और फिर आपको सपोर्ट सिस्टम कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि वो सपोर्ट सिस्टम आपका जो ब्रेन है ना वही आपके लिए सपोर्टिव सिस्टम बन जाए। लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ दोस्तों को भी अपने साथ रखें आप, ताकि वो भी आपके लिए सपोर्ट का काम करें। और फिर ये सक्सेस, राइट। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस प्रोसेस। और जो मुद्दा है आज का वो है ये, है ना, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा 4 पिलर्स ऑफ बीपीएससी एग्जाम। हजारों पिलर्स छोड़ करके ये 4 पिलर पे अगर आप ध्यान देंगे, आई कैन गारंटी आपका एग्जाम कम से कम समय में आपका क्लियर होगा ही होगा। देखिए इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ समझाया कि प्रोसेस होता है, देखिए ये भी एक प्रोसेस है। सबसे जो पहला प्रोसेस का पार्ट है दैट इज योर एनसीईआरटी बुक्स। देखिए एनसीईआरटी बुक सबसे पहला आपका स्टेज है, सबसे पहला स्टेज आपका बीपीएससी अगर आपको क्लियर करना है, हाउ यू शुड स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। अगला क्या है, रेफरेंस बुक्स। सपोज अगर आपने हिस्ट्री का जो किताब है वो आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया है सर, अब आपका समय आता है कि हाँ जी रेफरेंस बुक्स, उन पे कैसे कंट्रोल करना है मैं समझाऊंगा आपको सब। तीसरा देखिए जो पिलर है करेंट अफेयर्स, सीए, और इससे बच्चे बहुत भागते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है, करंट अफेयर्स है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि सर इसका जो डोमेन है ना, डोमेन यानी इसका जो एरिया है वो सर जी फिक्स नहीं है, और मैं इस बात को खारिज करता हूँ। फिक्स है, एकदम फिक्स है, इतने डोमेन में से ही कहीं ना कहीं से आएगा। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, वो तो भाई एग्जामिनर करेगा ना। अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ ना किया जाए तब तो फिर ये क्लास 10th का एग्ज़ाम बन जाएगा, जहाँ पे कि पढ़ा पढ़ाया आपको लिखना है वहाँ पे, है ना। लेकिन आप 10th में थे, 12th पे गए, फिर आप ग्रेजुएट हुए, अब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, थोड़ा तो चेंज होगा ना पर्सपेक्टिव सवाल पूछने का। और आखिरी जो लास्ट आपका पिलर है वो है टेस्ट सीरीज़।
टेस्ट सीरीज़ का मतलब क्या है मैं आपको सब समझाऊंगा, इसका यूटिलिटी यानी इसका फ़ायदा क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कब शुरू करना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ आपके लिए ये स्लाइड, देखिए एनसीईआरटीज़। आइए ज़रा करते हैं इसके बारे में थोड़ा छानबीन। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या हमें स्टूडेंट से जो मिलते हैं कि देखिए ये सारे स्लाइड्स को बनाने से पहले या ये पूरा वीडियो बनाने से पहले वी यूज़ टू डू द रिसर्च। हम लोग देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों के डाउट्स क्या हैं। डाउट होता है कि सर वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ें एनसीईआरटी, सबसे पहला सवाल यही आता है। दूसरा, सर 6 स्टैंडर्ड से पढ़ना ज़रूरी है, और अगर 6 से पढ़ना है तो क्या 10th या 10th तक पढ़ें या 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को कवर किया जाए, ये भी एक डाउट होता है। और अगला डाउट होता है सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े। आइए तीनों इस FAQs को ज़रा हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहला वाई टू स्टडी एनसीईआरटी, देखिए ये गॉड है, गॉड, ये भगवान की तरह आप इनको अज्यूम करें, दे आर गॉड। मतलब क्या हो गया, आप इन पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि भगवान पे लोग उठाते हैं, बट बोलने का एक लहजा, एक तरीका है। आप जल्दी क्वेश्चन नहीं करते हैं भगवान पे, ये भगवान है बीपीएससी के लिए। क्यों? जो भी इनमें फैक्ट्स लिखे गए हैं ना, जो भी फैक्ट्स लिखे गए हैं इसमें सत्य कथन है। सत्य कथन मतलब सत्य कथन। जब भी किसी क्वेश्चन को लेकर के बीपीएससी में डिस्प्यूट खड़ा हो जाए कि ये सवाल का ये आंसर सही है या इस सवाल का जो आंसर वो गलत है, आखिरकार में जो एनसीईआरटी में लिखा होगा उसी को सही माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? एनसीईआरटी में जो लिखा जाएगा वो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर कर देगा। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करने का आखिरी जो सोर्स माना जाएगा वो माना जाएगा, जो पहला सोर्स जो माना जाएगा वो होगा एनसीईआरटी। अब इतने इंपॉर्टेंट सोर्स को अगर आप चाहते हैं कि ना पढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत आपका कोई स्मार्ट कॉल होने वाला है। यू हैव टू एंड यू मस्ट रीड एनसीईआरटीज़, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे कि सर जी ये बताइए कि आखिर कौन से कौन क्लास तक पढ़ा जाए, ठीक है। 6ठी से पढ़ा जाए, 10th तक पढ़ा जाए, 12th तक पढ़ा जाए। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको शुरू तो करना है 6th क्लास से, लेकिन सारे एनसीईआरटीज़ को नहीं, मैं बताऊंगा आपको विथ टाइम। देखो 6th to 8th क्लास तक अगर आप देखेंगे, जैसे मैं साइंस की सपोज अगर मैं बात करता हूँ तो 6th to 8th क्लास की जो एनसीईआरटी जो साइंस की है, साइंस की जो 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी उसमें बेसिक्स आपको बताए गए हैं। बेसिक चीज़ों का वहाँ पे आपको चर्चा किया गया है। और जब आप 9th और 10th में जाते हैं ना, एनसीईआरटी साइंस क्लास की, इन्हीं 3 क्लासेस के टॉपिक्स को थोड़ा इलैबोरेट किया गया है और डिटेल यहाँ पे बताया गया है। 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटीज़। उसी तरह से जैसे ही आप 11th 12th में जाते हैं तो ये आपके अल्ट्रा लेवल को टच करते हैं। यानी कि बेसिक्स आपका कहाँ पे डील किया गया, 6 to 8, एडवांस 9th एंड 10th एंड अल्ट्रा एडवांस 11th एंड 12th। आपका बेसिक जो सिलेबस है साइंस का, है ना, बीपीएससी के लिए, वो आपका है ये वाला जोन, 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं डायरेक्टली 9th एंड 10th पढ़ लूँ, नहीं सर, कैसे पढ़ लेंगे आप? इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी तो आप 6th 7th और 8th क्लास की अगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इलैबोरेट किया गया है। अगर आपको ये पता नहीं रहे कि सेल क्या होता है तो उसके बाद फिर आप माइटोसिस मियोसिस आप कैसे सीखेंगे? समझ रहे हैं आप? बेसिक्स यहाँ से सीख रहे हैं, यानी कि ये आपका बेसिक्स है और ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन आपको काम जो देगा एग्जाम में वो आपको काम देने वाला है ये वाला एनसीईआरटी 9th एंड 10th। तो 6 to 10th और 6 to 12th का इसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हाँ अब जैसे ज्योग्राफी हो गया उसमें आपको 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है। हिस्ट्री हो गया 6 to 12th, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब आगे जरा हम लोग आते हैं, सर ओल्ड या न्यू। देखो साइंस, ज्योग्राफी, अगर आप ये समझते हैं कि सर जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ को ही पढ़ा जाए, तो आप समझ रहे हैं ये दोनों पेपर जो आपके जो एनसीईआरटीज़ जो बुक्स होंगे आपके एनसीईआरटीज़ के साइंस के और ज्योग्राफी के, यार ये तो डायनेमिक पेपर्स हैं ना, दे आर चेंजिंग, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ये चेंज करते हैं समय के साथ। तो जो लेटेस्ट एनसीईआरटी होगी
उसी में ना आपको लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट फैक्ट और लेटेस्ट जो आपका जो सबसे जो मतलब जो सबसे सुधरा हुआ जो रूप होगा किसी चीज़ का, वो आपको यहीं पे देखने को मिलने वाला है। तो ओल्ड और न्यू में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, बट हाँ कुछ कुछ एनसीईआरटीज़ होंगी जो कि आपको ओल्ड पे फोकस करना होगा, जैसे हिस्ट्री, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, है ना। क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में थोड़ा सा कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हुआ जो पहला पिलर है। अब देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा कर रखा है हिस्ट्री की। देखिए आपकी जो नई एनसीईआरटीज़ हैं वो ये हैं 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th एंड 12th। इतने एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ने हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे कि एनसीईआरटीज़ को पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आप डीआईए की बात करें तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी का पूरा बैच चल रहा है, आप उसको आराम से देख सकते हैं और आपका समय बचेगा। एक चैप्टर को पढ़ने में अगर आपको 2 घंटा लगता पहला रीडिंग लेने में, आप आधे घंटे में ही पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उस चैप्टर को मटेरियलाइज कर लेंगे। मटेरियलाइज मतलब क्या है, ब्लड में आपके उतर जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए ये आपका आर्ट एंड कल्चर का है, फाइन आर्ट्स, इसको भी आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सब कुछ बताया गया आपको। ये है ज्योग्राफी। देखिए बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं, ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल होता है ना, ऑप्शनल, उसके लिए बहुत लोग केवल इन किताबों पे डिपेंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का, जो बहुत है ना कोर टॉपिक्स होते हैं, और फिर वो यहाँ फोकस करते हैं। करंट अफेयर्स जैसे कि मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, सपोज अभी अगर आपसे पूछा जाए कि वार्म एज है ना, या आइस एज है, उसे कहते हैं इंटर ग्लेशियल एज। अब किस एज में इंडिया है या पूरा जो ग्लोब है, अर्थ है, वो है, ये आपको जज करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। अगर आपका ये बेसिस पूरा क्लियर है तो आप इसको आराम से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटीज़ का देखिए मज़ा क्या है, आप जब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके आपका जो लेवल है वो बढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, क्योंकि भाई ये 6ठी क्लास का एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा है, उससे तो स्कूल्स में जो पढ़ाना है उसके लिए ये किताबों को डिज़ाइन किया गया है। तो 6ठी क्लास का जो बच्चा है वो समझ रहा है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे भाई? हाँ, आप तो बहुत मैच्योर हैं, राइट। तो ये छोड़ना नहीं है। चलिए अगला देखिए, ये है पॉलिटी। इतना ब्यूटीफुली इसे डिज़ाइन किया गया है कि देखिए 6th, 7th, 8th इसे देखिए बांट रखा है। 6th क्लास में आपको पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया जाता है। 7th क्लास में आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है, यानी विधानसभा, विधान परिषद के बारे में बताया जाता है। 8th क्लास में आपको बताया जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, मिनिस्टर्स, एमपी, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। उसी तरह से फिर आगे कहानी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे एक देखिए ये है आपका समकालीन विश्व राजनीति, यानी ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। ढंग से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आईआर का भी बड़ा अच्छा ज्ञान हो जाएगा, है ना, कि भाई भारत अभी तक कैसे कैसे सारे विश्व के दूसरे देश से डील किया है, राइट। और इंडिया का जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स रहा है इंडिपेंडेंस से, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आप सुनते हैं ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र की भी किताब आती है इस पर, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस एनसीईआरटी यहाँ डील कर रहा है और आईआर यहाँ डील कर रहा है। तो पॉलिटी हो ही गया, आईआर हो ही गया, और ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो ही गया। अब आपको और क्या चाहिए, राइट, गुड। चलिए आगे देखते हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स, सर समझ में ही नहीं आता है। देखिए धीरे धीरे अगर आप पढ़ के इसको देखेंगे, हाँ देखिए ये इस किताब में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये वाला जो आपका किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, याद रखिएगा। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ से आपको पढ़ने होते हैं, सेलेक्टेड, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, इसमें बैंकिंग है ना, फिस्कल पॉलिसी, ऐसे राजकोषीय नीति है ना, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अब अगर आप ये देखते हैं, देखिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो ये वाले एनसीईआरटी में क्या था, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो कहाँ लिखा गया है, इधर। और ये तो आईआर है, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का कैसे कैसे हुआ 1947 से, ये आपको इकोनॉमिक्स की इस किताब में यहाँ पे जानकारी अच्छे से आपको मिल जाएगी। अब आप बताइए, एनसीईआरटी अगर बोलता है कि भाई मुझे पढ़ ही लो, तो क्या वो गलत, क्या उसकी मिस्टेक है? अरे अब तो निबंध भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है, और वहाँ पे आपको इकोनॉमिक, सोशल,
पॉलिटिकल, सारे डायमेंशंस को आपको वहाँ पे रखना होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोग बच्चे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसको खारिज करता हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे इस किताब को। बेसिक आपको बस ये याद रखना है, ये और ये वाली किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के आपके पूरे जो है ना दिमाग के जो नस है वो खुल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखिए साइंस। जैसे कि देखिए मैंने आप लोगों को बताया, देखिए इसमें ये रहा 6th स्टैंडर्ड, ठीक है, ये रहा 7th और ये रहा 8th। इन तीनों को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बैठेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स हमेशा आसान सोर्सेज से ही बनते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमेशा इजी सोर्सेज से ही बनाए जाते हैं। कभी भी आप डिफ़िकल्ट किताब को पढ़ करके कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे। इजी किताब पकड़िए, कोई हल्का, कोई बहुत नॉर्मल लैंग्वेज, लोअर क्लास का, वहाँ से जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे और वो सवाल का जवाब आपको कहाँ मिलेगा, ये हायर बुक्स में मिलेगा। 9th और 10th बेसिक आपका सिलेबस यही दोनों एनसीईआरटी है, बट समझने के लिए मस्ट इन तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे जंप करें, यू विल स्ट्रगल अ लॉट। लेट मी एक्सप्लेन इट। बहुत आप स्ट्रगल करने वाले, क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे कीवर्ड्स रहेंगे, है ना, जो एनसीईआरटी इस बात को अज्यूम करता है कि भैया कोई बच्चा तो यहाँ से पढ़ के आ रहा होगा 6ठी क्लास से, अब वो कीवर्ड्स तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी ने, तो उसको फिर से उसी लो लेवल से क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन करे। वो गलती आपकी, आप यहाँ से नहीं होकर के गुजरे, आप डायरेक्टली यहाँ आ गए, है ना। चलिए अगला देखिए है जो हमारा पिलर, वो है रेफरेंस बुक्स। देखिए रेफरेंस बुक्स का काम क्या होता है, ये आपके रहे एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, इसके बाद आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है। अब जब आप उठाते हैं रेफरेंस बुक्स को तो आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। क्यों? अगर सपोज आपने धम्मा पढ़ा है हिस्ट्री में, है ना, 6th 7th 8th क्लास में वैसे तो वो 6th स्टैंडर्ड के एंशिएंट हिस्ट्री में वो आपको पढ़ना है। अब जैसे ही आप 11th क्लास की जब एनसीईआरटी खोलेंगे और वहाँ आपको दिखेगा अशोका का धम्मा और उसे पूरा लिखा रहेगा कौन से पिलर में उसका मेंशन है क्या, आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपको बैकअप पता है, आपको बैक स्टोरी पता है, फाउंडेशन इज़ वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस किताब पढ़ने का मतलब तब है जब आप एनसीईआरटी को पढ़ जाएं और आराम से पूरा निचोड़ जाएं एनसीईआरटी को। जब आप निचोड़ते हैं मतलब क्या है, एक एक लाइन पे आपका एनसीईआरटी जो है ना, उसके एक एक लाइन पे आपका कंट्रोल है। आप मजबूती से बोल सकते हैं कि सर कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा लो और आप मुझे बस बताओ, आप मुझसे सवाल पूछो एंड आई कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें भी देखिए बच्चों के कुछ सवाल होते हैं, लेट मी डील देम। व्हेन टू स्टार्ट, सिंपल सर, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। शुड वी मेक नोट्स? यस, यही तो आपके सक्सेस की कुंजी है। आप क्या सोचते हैं कि नोट्स बिना बनाए आप निकल जाएंगे? अरे भाई रिवाइज कैसे करोगे? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, देखिए आप यहाँ हिस्ट्री की देखिए 3 यहाँ पे किताबें आती हैं रेफरेंस बुक्स के तौर पे, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र। यार मोटी मोटी किताबें हैं। अब आप सोच के चलेंगे हाँ सर एग्जाम से 1 महीने पहले मैं बैठूंगा एंड आई एम गोइंग टू रिवाइज एवरी सिंगल बुक, एवरी सिंगल लाइन, कवर टू कवर। इम्पॉसिबल। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उस चक्कर में आपका लास्ट मोमेंट पे आप जो करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं वो आपका रह जाएगा, क्योंकि आपका टाइम यहीं पे पूरा पूरा इन्वेस्ट होगा। तरीका क्या है, एक किताब सपोज ये बुक है आर.एस. शर्मा की, बड़ी ही बेहतरीन किताब है, आपने इसको 2 बार 3 बार पढ़ लिया, अब आप उसमें अंडरलाइंस कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। एक वाइट शीट उठाइए और पूरा पूरा यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो भी चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को बस एक जगह पे लिख लीजिए। इस तरह से क्या होगा, अगर ये बुक मान लीजिए 400 पेजेस का है, आप विश्वास कीजिए ये 400 पेजेस 2 से 3 रीडिंग के बाद आप इसको मुश्किल से 50 पेज में शॉर्ट नोट्स बना करके आप रेडी कर लेंगे। तो 50 पेज इसका, 50 पेज इसका, मॉडर्न थोड़ा हेल्दी है, मान लीजिए 80 पेज इसका, कितना हो गया 180 पेज, मान के चलिए 180 पेज बोथ साइड को मैं काउंट कर रहा हूँ, यानी कि राउंडली ये 100 पेजेस में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, आई मीन सॉरी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों का तीनों पूरा कंप्लीट। और 1000 पेजेस के तीनों की तीनों किताब हैं। 1000 पेजेस को आपने 100 से 150 पेज में कंप्लीट कर लिया, इससे बड़ी तो अचीवमेंट कुछ है ही नहीं। क्यों भाई? 100 पेज हैं,
आपको अगर मन करता है रिवाइज करने का तो आप क्या करेंगे, चुपचाप बैठेंगे सैटरडे को, कॉफ़ी का मग ले लेंगे और सॉफ्ट म्यूज़िक चला दिए साइड में, पेपर उठाइए, पढ़ा हुआ तो सब है ही, 2 घंटे का बस समय आप निकालिए और पूरे 100 पेज को आप आराम से रिवाइज कर जाइए। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। आप समझ रहे हैं आपने क्या किया? 2 घंटे में आपने तीनों किताबों को अच्छे से पूरा रिकैप कर लिया और उन्हीं बच्चों को निकलता है जिनके पास शॉर्ट नोट्स होता है। समझे? तो रेफरेंस किताब का यही है, एल्गोरिदम इसका यही है। समझ रहे हैं आप? इसका प्रोसेस यही है समझने का। तो शुड वी मेक नोट्स? यस सर। इसका क्या आंसर था? एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और शुड वी मेक शॉर्ट नोट्स? एब्सोल्युटली सर। बड़े बड़े नोट्स क्यों बनाएंगे भाई? अरे वो तो किताबों में लिखे ही हैं, आपको शॉर्ट बनाना है, छोटा नोट्स बनाना है। ठीक है जी, तो ये था आपका। अब देखिए किताबों को, देखिए मैंने यहाँ लगा दिया कि कौन कौन से रेफरेंस किताबें। और हाँ, एक सब्जेक्ट एक किताब रखिए, 5-10 किताब मत रखिए एक सब्जेक्ट में, एक कंप्लीट करेंगे आप। सर मज़ा नहीं आया, चले गए कहीं और, उसी सब्जेक्ट के किसी और किताब पे अब पढ़ रहे हैं आप। अरे टाइम इतना क्यों वेस्ट करते हो भाई? इतना समय नहीं है। अ ब्यूरोक्रेट इज सपोज टू मैनेज हिज टाइम। टाइम देखिए, पढ़ने के लिए किसी को आप 10 साल दे दीजिए, वो भी पढ़ के निकाल देगा इस एग्ज़ाम को। रेस उसका नहीं है, रेस और गेम उसका है जो टाइम को मैनेज करके उस 4-5 साल की तैयारी को 8 महीने में ही कर ले। यानी उसके पास स्ट्रैटेजी है, ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। और यहाँ पे काम सिविल सर्विसेज में उसी का है जो अच्छी स्ट्रैटेजी से अपने काम को कर सकता है। ठीक है जी, तो देखिए आर एस शर्मा काफ़ी अच्छी किताब, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, इन तीनों को आप ले लें। पॉलिटी में बाइबल है ये, लक्ष्मीकांत। एक एक लाइन कवर टू कवर पढ़ें, इसको कवर टू कवर पढ़ें और थोड़ा सोचें, थॉट दें थोड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने पढ़ा और निकल गया, नहीं, कोई लाइन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सोचो कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, क्या मतलब है सर? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के बिफोर इक्वालिटी, लॉ के सामने सबके सब बराबर, अमीर गरीब का फासला ही खत्म हो गया। इस तरह से थोड़ा सोच के चलना है चीज़ों को। और फिर क्या करेंगे आप? चुपचाप 2 से 3 रीडिंग के बाद शॉर्ट नोट्स शानदार ढंग से आप बना दीजिए। ठीक है। इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह, क्यों? क्योंकि ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड है किताब, है ना? देखिए यहाँ भी लिखा हुआ होगा 23-24 15th एडिशन। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ अपडेशन। अब अगर आप सोचते हैं कि सर इकोनॉमिक्स में मैंने वो वहाँ भी पढ़ा था, वो एनसीईआरटी, बहुत अच्छी बात है भाई, वो नहीं समझोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। वहाँ पहले थोड़ा समझ लो, फिर यहाँ पे आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आगे देखिए अगला, यस, करंट अफेयर्स। लोग इससे पता है क्या समझते हैं? ये समझते हैं भूत, मतलब सर ये दिखता ही नहीं है पढ़ते समय, बट ये आ जाता है डराने के लिए एग्जाम में। अरे नहीं है, कोई भूत पिशाच नहीं है ये। देखिए इसका एक तरीका है पढ़ने का, समझ के चलिए। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ प्रोसेस, या एक मैं आपको बताता हूँ एल्गोरिदम। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर अगर ये सपोज कोई एक दिन है, दिस इज़ अ डे, इस दिन जो न्यूज़ आया द हिंदू में मान लीजिए, जो कि सबसे अच्छी है ना न्यूज़पेपर मानी जाती है, सर इसमें ना केवल बस 3 न्यूज़ आए थे काम के। अच्छा, तो सर इतना कम न्यूज़ आ रहा है एक दिन में, केवल 3 न्यूज़? अच्छा, मैं दिखाता हूँ मैथमेटिक्स इसका। देखिए एक दिन में कितना न्यूज़ आ गया? 3। ऑन एन एवरेज 3 न्यूज़ एक दिन में आ रहा है। 30 डेज में कितना आ जाएगा? ऑन एन एवरेज 90, थोड़ा और हल्का फुल्का जोड़ के देखिए तो 100। एक महीने में आपके पास कितना न्यूज़ आ रहा है हिंदू से केवल डेली बेसिस पे? दैट इज 100। आपको 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, ऐसा आपको दिमाग में अपने रखना है। 8 महीने में कितने दिन होते हैं? 240। 240 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन एक महीने में आप कितना निकाल रहे हैं? 100। तो 8 महीने में टोटल कितने करंट अफेयर्स आपके निकलेंगे? 800। एक महीने में 100 निकल रहे हैं तो 8 महीने में कितने टॉपिक्स निकले? 800। आप 800 मतलब समझते हैं सवाल कितना आना होता है? 30, बहुत हुआ तो 35। 30 से 35 आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, क्या वो इन 800 में से नहीं रहेंगे? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि इन्हीं 800 में से ही 30 से 35 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे।
थोड़ा लैंग्वेज चेंज रहेगा तो आप उतने स्मार्ट बन जाएंगे तब तक कि आप लैंग्वेज को भी घुमा करके पूछा जाए तो यू विल बी केपेबल और एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये होता है ग्राफ कि सर 1 महीने में 100, 8 महीने में 800, चलो 800 टॉपिक्स पे आपका क्या है, कमांड है। क्यों कमांड होता है समझ के चलिए। जब आप डेली पढ़ते हैं ना तो होता क्या है, एक लूप बनता है, लूप। आज आपने सपोज मान के चलिए, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, G20 का सपोज मीटिंग है, या छोड़िए इसको हटाइए। जैसे मान लीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है ना, 1 इलेक्शन। आज कुछ न्यूज़ आया, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा, करते 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 आप सैटरडे तक आराम से पढ़ते जाइए या सुनते जाइए। यूट्यूब पे देखना है तो वहाँ भी देखिए, और नहीं तो पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते पढ़ते आपको फील होगा सैटरडे को कि यार इस 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जो मैंने यहाँ पढ़ा था ना, वो और यहाँ वो सब का सब यहाँ पे समराइज हो चुका है, क्योंकि इस दिन जो आर्टिकल आया था वो सारी चीज़ों को लिख दिया है। आपका फिर काम क्या होगा, देखिए आप करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ने वाले हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसको मैंने बड़ा लिखा है। आप पढ़ते जाइए करंट अफेयर्स, और उनका या तो अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे अंडरलाइन करके रख लीजिए उसको, या अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, है ना, स्लाइड्स का। संडे को आराम से बैठिए, 2 से 3 घंटे का बस आप समय दीजिए, और आप क्या कीजिएगा, करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कीजिए। कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इस दिन का बनाइए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा, तीनों न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको आप वाइट पेपर पे लिखिए। फिर आइए इस दिन पे, फिर आइए इस दिन पे। होगा क्या कि कोई कोई चीज़ ट्रांजिशन में होता है, जैसे G20 जैसे जब हो रहा था तो ये यहाँ आएंगे, वो वहाँ जाएंगे, ऐसे करते करते आपको पता लग जाए कि ये वाले दिन कि इनमें से कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट रह गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो जाएगा, अपडेटेड पहले उतारेंगे आप। और ऐसे करते करते पूरे हफ्ते का आपका 3 से 4 पेज का पूरा नोट्स बन गया, हो गया काम। उस हफ्ते पे आपका पूरा हो गया कंट्रोल। ये हफ्ता आपका ये हो गया 4 पेजेस, और यहाँ 4 पेज पे आपका पूरा कंट्रोल हो गया, और ये 4 पेज आपका वो पूरा वीक का निचोड़ है। सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट अफेयर्स आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए सोर्सेस, मैं बस एक ही सोर्स बोलूँगा आपको, भाई द हिंदू पढ़िए और कुछ मत कीजिए। और अभी मैं और आपको बताऊंगा कैसे कैसे है। ये तो आपका डेली बेसिस पे, देखिए यहाँ पे क्या है, शुड वी रीड करंट अफेयर्स डेली? यस सर, देयर इज नो डाउट इन दैट, डेली पढ़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि मैं इसको करंट अफेयर्स नहीं कहता हूँ, मैं इसको हमेशा नाम देता हूँ क्लासेस में वेब सीरीज़। ये वेब सीरीज़ है, एक एपिसोड में कुछ होगा, अगला जो है वो पिछले वाले से कनेक्टेड रहेगा, तभी तो आपको मज़ा आता है, राइट। तो डेली तो पढ़ना ही है, सोर्स यही रहेगा आपका। शुड बी रीड मंथली? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से भी निकलता है मैगजीन, वो ले लें आप। तो ये और एक मंथली मैगजीन मोर देन एनफ, उससे ज़्यादा ना तो आप पढ़ पाएंगे और उससे ज़्यादा ना तो आता है एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई कहता है कि डेली आ जाओ 100 सवाल करा देता हूँ मैं तुम्हें, अरे वो आपको पागल बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। 100 करंट अफेयर्स आते ही कहाँ हैं काम के हर दिन। अब ये वहाँ पे ऐसे हो गया, ये मर गए, ये, अरे वो सब नहीं पूछता है भाई। जो पूछता है वो अब क्वालिटी क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, क्वालिटी, राइट। चलिए मंथली पढ़ना है, हाँ जी। DIA की भी जो मैगजीन आती है आप उसको भी देख लें एक बार, मंथली काफ़ी हमारी जो टीम है वो काफ़ी इसमें एफर्ट डालती है, आप उसमें आराम से देख सकते हैं। MCQs सर बनाना चाहिए क्या? हाँ जी, MCQs बनाना चाहिए। इसका देखिए एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन होता है। MCQ देखिए क्या है, MCQ से आपको याद रहता है। जब कोई क्वेश्चन के जरिए, जैसे मैंने आपसे पूछा सोर्सेज क्या होने चाहिए सर, अब आपको याद हो गई कि हाँ सर ने पूछा था सोर्सेज, हाँ द हिंदू। सवाल के जरिए कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा दिनों तक रिटेन करने का कैपेसिटी होता है। ब्रेन हमारा वैसे ही बना हुआ है ना, सवाल जवाब में चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है वो। तो मंथली और डेली, हाँ जी बिल्कुल, मंथली मैगजीन पढ़ करके और फिर MCQ बनाइए, और डेली भी अगर आपको समय मिल रहा है तो आप MCQ बना सकते हैं। बहुत सारे संस्थान हैं, आप किसी का भी एक उठा लें। वैसे मैं बता दूं DIA में 300 प्लस एक सीरीज़ चल रहा है, पूरे महीने का 300 बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स का वो लॉन्च किया जाता है। उस मैगजीन को आप जाएंगे मार्केट में आपको मिल जाएगा,
ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्यों पढ़ना चाहिए मैं आपको समझा दूँ। देखिए द हिंदू में क्या है, ये कोई छोटा मोटा कोई मैगजीन न्यूज़पेपर नहीं है। इसमें ये बड़ा अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, एडिटोरियल्स। क्यों? देखिए अब आपका एस्से भी है और मेंस तो चलिए आपका था ही जीएस का, बट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब वो आ रहे हैं आपके एनालिटिकल। और एनालिटिकल क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा व्यू पॉइंट, यानी आपका अपना व्यू चाहिए होगा अपना। और अपना व्यू बनाने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप एडिटोरियल को बस फॉलो करते चले जाओ भाई। देखो वो उसी तरह से लिखा रहता है ना। और यहाँ पे जनरली ये जो लास्ट पैराग्राफ होता है ना, आप कभी भी इस बात को आप टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लंबा हम लोगों का इसमें रहा एक्सपीरियंस एंड वी कैन अश्योर ये जो लास्ट पैराग्राफ होता है ना द हिंदू का, दिस इज़ नथिंग बट कंक्लूजन। ये और कुछ नहीं बल्कि पूरे इस टॉपिक का निचोड़ यहाँ पे आपको इस लास्ट पैराग्राफ में मिलता है। अब जब यहाँ आपको मिल रहा है क्या, कंक्लूजन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इंट्रो। स्टार्टिंग में आपको क्या मिल जाएगा, इंट्रो। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपके बॉडी का पार्ट हो गया। तो एक आंसर राइटिंग में क्या होता है, इंट्रो है ना, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। आपका हैबिट हो जाएगा, चीज़ों को वैसे ही पढ़ने का आपका हैबिट हो जाएगा कि सर ये आर्टिकल है, नीडेड ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये बात करेंगे क्या स्टेट्स को हमें ज़्यादा पावर और देना चाहिए। अब इसमें वो पूरा लिखे हुए होंगे, प्लस माइनस, देने से क्या फ़ायदा होगा, नहीं देने से क्या घाटा होगा, देने का क्या नुकसान होगा और नहीं देने का क्या फ़ायदा होगा, हर चीज़ पे यहाँ पे डिस्कस किया रहेगा। यानी एक टॉपिक का आपको प्रो यानी कि पॉजिटिव एंड कॉन यानी नेगेटिव, दोनों पॉइंट्स आपको आसानी से मिल सकता है। अब इसके लिए आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों करना है भाई, आराम से यही पढ़ लो, ठीक है। इसलिए द हिंदू पढ़िए, उसका कोई उपाय नहीं है। अब मैं आता हूँ लास्ट पिलर पे जो कि है टेस्ट सीरीज। सर टेस्ट सीरीज हमें कब ज्वाइन करना चाहिए। देखिए मैं इसका आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, पहले सुनिए। हर बात को देखिए मैं फॉर्मूला से ही रखने वाला हूँ। देखिए 150 इंटू 4 फॉर्मूला कितना होता है, 150 इंटू 4 600। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, सपोज आपने कहीं का भी एक टेस्ट सीरीज उठा लिया, कहीं का भी हो सकता है वो। पहला क्वेश्चन आपने देखा, उसमें 4 ऑप्शन थे, आपको नहीं पता है, यू डोंट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, आपको नहीं पता था ना, ठीक है। अभी आप शायद हिस्ट्री पढ़े होंगे और ये टेस्ट सीरीज जो होगा शायद वो पॉलिटी से होगा, ये जो टेस्ट पेपर है। अब आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो पॉकेट वीटो पूछा हुआ है और मुझे पता ही नहीं कि पॉकेट वीटो क्या है। कोई बात नहीं है, आजकल गूगल है, गूगल बाबा, आजकल गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ जाइए, थोड़ा देखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए और फिर कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। और गलत हो या सही हो, इट डजंट मैटर। इस टेस्ट पेपर का जो एक्सप्लेनेशन शीट आपको दिया जाएगा, जैसे अगर आप कहीं का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन कॉपी भी पूरा दिया जाता है कि इस सवाल का आंसर ये था और उसका पूरा एक्सप्लेन किया रहेगा कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत हुआ, थर्ड क्यों गलत हुआ, फोर्थ क्यों गलत हुआ और ये सही क्यों हुआ। यानी कि एक क्वेश्चन था लेकिन आप कितने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सीख रहे हैं, 4। यानी 1 क्वेश्चन इंटू 4 कॉन्सेप्ट्स। कितना कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, एटलीस्ट 4। एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं 150 सवाल, तो टोटल आप कितने कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, 600। समझ रहे हैं आप, एक टेस्ट पेपर का मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। अगर 10 टेस्ट पेपर आपने बना लिया, 6000 कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ गए। अब सोचिए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा। तो ये जो बच्चे पूछते हैं सर व्हेन टू स्टार्ट, मैंने जीएस नहीं पढ़ा है, अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो तो आप पढ़ते रहोगे, है ना। बट जब इंस्टीट्यूट आपको जब ये दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिए। हफ्ते में 1 दिन तो होता ही है ना, कहीं भी आप देखिएगा, संडे को आराम से आप लिखिए, देखिए। और ये 1 क्वेश्चन को 4 कॉन्सेप्ट से डील करने का फॉर्मूला पहले दिमाग पे डालिए, ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि सर 10 टेस्ट पेपर से मेरे 6000 कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग पे कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। आप समझ रहे हैं आप। तो यानी कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं,
आई कैन गारंटी कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, है ना। कोई बहुत अच्छा एग्ज़ाम देखिए आपका क्लियर होगा, बिकॉज इससे ज़्यादा पढ़ना ही मुमकिन नहीं है। पहला क्या है सर, NCERT, NCERT। दूसरा क्या है सर, रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक और इसका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तीसरा क्या है, करंट अफेयर्स, इसका सोर्स द हिंदू, और इसमें कौन सा स्ट्रैटेजी, रिवर्स स्ट्रैटेजी। मंडे टू सैटरडे पढ़ेंगे, संडे को पूरे हफ्ते का नोट्स बना करके तैयार कर लेंगे। और चौथा स्टेप क्या है सर, टेस्ट सीरीज़। इससे ज़्यादा अगर आपने इतना कर लिया तो विश्वास कीजिए 150 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं BPSC PT में 17th, इसमें से इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आप 120 से 130 क्वेश्चंस के लिए आप एकदम रेडी होंगे। और कितना भी कटाई छटाई अगर आप करते हैं 110 के करीब में आपको आ ही जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये था 4 पिलर्स, और इस तरह के सेशंस में और भी लाने वाला हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, और मुझे ये पता है कि स्टूडेंट लाइफ में ये सब डाउट्स जो होते हैं वो बहुत हॉन्टिंग होते हैं, बहुत हॉन्ट करते हैं, बहुत डराते हैं आपको, ठीक है। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक इन स्ट्रैटेजी पे काम करें। और हाँ, मैंने बताया था कल, किसी भी हैबिट को आपका जो रूटीन बनाने का जो एक प्रोसेस होता है वो होता है 21 डेज़, 21 दिन तक बस फॉलो कीजिए। 22वें दिन आपका दिमाग खुद बोलेगा यार आज समथिंग इज़ मिसिंग, और फिर आप ढूंढेंगे क्या मिसिंग है, हाँ जो मेरा हैबिट था जो मैंने 21 दिन में किया है, ठीक है। सो सी यू सून और टेक केयर, और इसी कॉन्सेप्ट पे अच्छे तरीके से पढ़ें, ज़्यादा किताबों पे ध्यान ना दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।